हेलो डियर स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज की ई क्लास में हम बात करने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में किस तरह से दो कंपनीज के बीच में परचेज कंसिडरेशन होता है, परचेज कंसिडरेशन के क्या मेथड्स हैं और साथ में उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे, ये सभी आज सीखेंगे आज की ई क्लास में। मैं हूँ डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। आज की क्लास में हम परचेज कंसिडरेशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू में देना चाहूंगी अपने पिछले वीडियो का। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसे गो थ्रू जरूर करें और उसके बाद आज की क्लास अटेंड करें स्टूडेंट्स। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने देखा था, तीन एक्टिविटीज या तीन टर्म्स को हमने समझा था, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। हमारी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अमलगमेशन में दो कंपनीज लिक्विडेट होती है और एक नई कंपनी बनाती है। दो या दो से ज्यादा कंपनी लिक्विडेट होती है और एक नई कंपनी बनाती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर दो कंपनी लिक्विडेट होती है और एक तीसरी एग्जिस्टिंग कंपनी उसे परचेज कर लेती है। यहाँ पर नई कंपनी बन रही है और यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी लिक्विडेट होकर एक नए नाम से अपने आप को रीफॉर्म करके ए लिमिटेड, न्यू ए लिमिटेड बना रही है। तो गाइज, इन सभी में कुछ कंपनीज लिक्विडेट होती है और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है, तो इसलिए हम इसको ओवरऑल अमलगमेशन के नाम से जानते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। नाउ अब मैं आपको बताना चाह रही हूं कि इसके कंसेप्ट क्या है। देखिए, यदि हम बात करते हैं अमलगमेशन की स्पेशली, तो यहाँ पर हम दो तरह की पार्टीज को बिलोंग कर रहे हैं। देखिएगा, एक ओल्ड कंपनी है और एक न्यू कंपनी है। ओल्ड कंपनी वो जो कि लिक्विडेट हुई है और नई कंपनी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है या नई कंपनी के रूप में तैयार हुई है। सो गाइस, ऐसी कंपनी जो कि ओल्ड कंपनी है, जो कि अपने बिजनेस को बेच रही है, ये कंपनी कहलाती है ट्रांसफरर यानी हस्तांतरक कंपनी। और ऐसी कंपनी जो कि नई कंपनी है यानी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है या फिर उसने नई कंपनी का निर्माण किया है, नई कंपनी बनी है, तो ऐसी कंपनी कहलाती है ट्रांसफरी कंपनी या हस्तांतरी कंपनी। यस गाइस, नाउ लिटिल बिट कंफ्यूज कि हम किसे ट्रांसफरर कहें, किसे ट्रांसफरी कहें। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको दे रही हूं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि सेलर कंपनी कौन सी है और परचेजर कंपनी कौन सी है। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें अब आगे जो कि हमारा अगला वीडियो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रिगार्डिंग अमलगमेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे जो ओल्ड कंपनी है यानी जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होंगे, वो कंपनी लिक्विडेट होगी और उस अकॉर्डिंग उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। और जो न्यू कंपनी है यानी ट्रांसफरी कंपनी है, इस ट्रांसफरी कंपनी जो कि परचेज कर रही है बिजनेस को, ये एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है या ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है जिसने पुरानी कंपनी को परचेज किया है, तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट AS 14 के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 यहाँ एप्लीकेबल होगा और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। तो इसलिए गाइस, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है और कौन सी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है। यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये, क्योंकि ओल्ड इट्स बिलोंग ओ, नाउ ट्रांसफरर यानी जो ट्रांसफरर कंपनी है वो ओल्ड कंपनी है जो कि सेलर है। इसी तरह से न्यू हियर वी आर गेटिंग ई एंड यहाँ पर भी हमें ई मिलता है। तो एक सिंपल सा आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि एक नई कंपनी वो ट्रांसफरी कंपनी कहलाती है, यानी ट्रांसफरी कंपनी इट इज द परचेजर कंपनी एंड ट्रांसफरर कंपनी इट इज द सेलर कंपनी और द ओल्ड कंपनी। नाउ गाइस,
यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, इवन हम सिंगल पेन भी परचेज करते हैं, उसके लिए भी हमें कॉस्ट का पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पर भी कुछ पेमेंट तो किया जाएगा। यस ऑफ कोर्स गाइस, ट्रांसफरर कंपनी को परचेज करने के लिए जितना अमाउंट का पेमेंट कर रही है, इट इज कॉल्ड द परचेज कंसिडरेशन। नाउ गाइस, इसी परचेज कंसिडरेशन पर हम डिस्क्रिप्टिव वे में आज बात करने वाले हैं, तो चलते हैं गाइस। स्पेशली परचेज कंसिडरेशन की बात मैं अकॉर्डिंग टू AS 14 ही करना चाहूंगी। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसे मैंने इंग्लिश में और साथ में हिंदी में भी दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें वीडियो को रोककर, लेकिन यहाँ पर आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने इसे दिया है एकदम परफेक्ट लैंग्वेज के साथ, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो गाइस देखते हैं परचेज कंसिडरेशन क्या है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि परचेज कंसिडरेशन एक एग्रीगेटेड अमाउंट है, एक समेकित राशि है जो कि शेयर्स के रूप में हो सकती है या किसी दूसरी सिक्योरिटीज। शेयर्स के अलावा दूसरी सिक्योरिटीज क्या है, वो डिबेंचर्स हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, जो कि इशू किए जाते हैं पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश के रूप में या फिर एसेट के रूप में, या फिर कोई और एसेट भी दी जाती है बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। आई मार्क्ड दिस वर्ड ऑल्सो, टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जो कि ट्रांसफरर कंपनी के हैं, ट्रांसफरर कंपनी यानी जो ओल्ड कंपनी है, उस ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसे न्यू कंपनी द्वारा कैश या किसी एसेट के फॉर्मेट में नए शेयर्स इशू किए जाते हैं या फिर नए डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, कैश दिया जाता है। इट इज ऑल कॉल्ड द परचेज कंसिडरेशन। यस गाइस, नाउ गाइस फॉर हिंदी मीडियम, क्रय प्रतिफल से आशय हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को, जो भी निर्गमित अंश यानी इशूड शेयर्स या और कोई सिक्योरिटीज जो कि कैश या किसी तरह से अन्य संपत्तियों के रूप में दी जाती है, उसके भुगतान के योग से है। सो गाइस, ये डेफिनेशन को आप अच्छे से याद करें एंड आई होप यदि इसे कंसोलिडेटेड वे में, एक समराइज्ड वे में परचेज कंसिडरेशन को मैं डिफाइन करूं, तो परचेज कंसिडरेशन इज सिंपली जो कि ओल्ड कंपनी को न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को जो भी पेमेंट करती है शेयर होल्डर्स को, यस स्पेशली शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करती है, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कैश हो या कोई भी एसेट के रूप में पेमेंट करती है, तो ये परचेज कंसिडरेशन है। ओके गाइस, नाउ अब हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की। तो देखिए, कैलकुलेशन के दो मेथड्स हैं, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट मेथड। दोनों ही मेथड्स के बारे में मैं पहले ही आपको बता देना चाहती हूं। यदि किसी फॉर्मेट में, यदि किसी क्वेश्चन में नेट पेमेंट मेथड नहीं लगता है, तो ही हम नेट एसेट मेथड की ओर जाएंगे। आई स्पेसिफाइड दिस कि नेट पेमेंट मेथड हमें पहले सोचना है, पहले देखना है। यदि नेट पेमेंट मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो नेट एसेट मेथड की तरफ जाएंगे। नाउ बात करते हैं नेट पेमेंट मेथड या शुद्ध भुगतान विधि के तौर पर परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो गाइज, मैं एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ बात करना चाहती हूँ, जो कि हम एक सिंपली माइंड में परसेप्शन रखते हैं। देखिए, यहाँ हमारा इक्विटी शेयर्स होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, ये हमारा लाइबिलिटी का पार्ट है, और ये सारी हमारी लाइबिलिटीज यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज जितनी भी हैं वो सभी हैं। यस गाइस, नाउ एसेट साइड में हम देखते हैं तो ये हमारा कंप्लीट एसेट का पार्ट होता है, जिसमें फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, ये सभी आते हैं। सो गाइस, जब हम नेट पेमेंट मेथड की बात करते हैं तो नेट पेमेंट मेथड में यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट किया जाता है, ट्रांसफरी कंपनी द्वारा जो भी पेमेंट यहाँ
इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाता है वो सारा परचेस कंसिडरेशन है। सो गाइस, यहां पर हमें कंसंट्रेट करना है जब हम नेट पेमेंट मेथड की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया गया जो भी पेमेंट है, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो सिक्योरिटीज किसी भी रूप में हो, चाहे इक्विटी शेयर्स के रूप में हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर के रूप में हो, चाहे डिबेंचर्स के तौर पर हो, वो सभी पेमेंट नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग परचेस कंसिडरेशन कहलाएगा। नाउ बात करते हैं नेट एसेट मेथड की, शुद्ध संपत्ति विधि की। देखिए, शुद्ध संपत्ति विधि क्या कहती है, एक बार फिर से यहाँ पर मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ड्रॉ कर रही हूँ। यस स्टूडेंट, ये पुराना फॉर्मेट है, लेकिन एक परसेप्शन जो हमारे दिमाग में रहता है उसी पर ही मैं यहाँ बात कर रही हूँ, केवल आपको समझाने के लिए कि हम एक अच्छे से इस बात को समझ पाए। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिजर्व एंड सरप्लस का एक ब्लॉक है, ये हमारी अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, साथ में ये है हमारी सारी एसेट्स। देखिए, जब नेट एसेट मेथड, जब नेट पेमेंट मेथड नहीं लग रहा है, तो नेट एसेट मेथड में यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, सारी जो एसेट्स हैं, जो भी सन्ड्री एसेट्स हैं, वो सारी एसेट्स बट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब मैं ये आपको बता रही हूं कि ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा पर्टिकुलर एसेट के लिए इतना प्राइस मार्केट प्राइस है, या एग्रीड प्राइस इतना है, रीवैल्यूएड प्राइस इतना है, ये चीज आपको लेनी होगी। बट यदि कोई एसेट है, मान लीजिए डेटर्स हैं, स्टॉक है, बिल्डिंग है, यदि यहाँ पर स्टॉक और बिल्डिंग का ही रीवैल्यूएड प्राइस गिवन है तो उसे ले लिया जाएगा। लेकिन यदि डेटर्स के लिए कोई भी प्राइस गिवन नहीं है तो आप उसे बुक वैल्यू पर ले सकते हैं, लेकिन हमारा प्रेफरेंस मार्केट प्राइस या रीवैल्यूएड प्राइस रहता है। नाउ इन सभी एसेट में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो है एक्सक्लूड फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट क्या होता है? फिक्टिटियस एसेट में आपको अच्छे से पता होगा कि हम शामिल करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को। यदि कुछ इस तरह की एसेट्स है जिसे राइट ऑफ करना होता है, उनसे सभी को हमें इस एक्सक्लूड करना होगा। हम फिक्स एसेट को ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को ले सकते हैं, करंट एसेट्स को ले सकते हैं। ये सभी एसेट्स यहाँ पर मार्केट प्राइस या रिवैल्यूड प्राइस पर दिखाई जाएंगी। नाउ इस एसेट में से आपको लेस करना होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब आपको ये वाले पोर्शन को टच नहीं करना है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, इन्हें आपको टच नहीं करना है। लेकिन यहाँ जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, उन आउटसाइड लाइबिलिटीज को यहाँ पर लेना होगा, और अगेन एट मार्केट प्राइस और एट रीवैल्यूएड प्राइस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो गाइज, आप सभी एसेट में से सभी लाइबिलिटीज जो कि आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उसे माइनस कर देंगे, तो फाइनली जो हमें अमाउंट मिलने वाला है वो है परचेस कंसिडरेशन। सो गाइज, ये एक ओवरऑल फॉर्मेट मैंने आपको दिया है नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।